हेलो क्लास 9, कैसे हैं बच्चों। आशा करती हूँ कि आपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को शुरू कर दिया होगा। आप बहुत अच्छे से अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में मैं आपको पेपर का प्रारूप समझाऊंगी कि पेपर किस तरह से आएगा। आपके लिए अभी नया है 9th में, तो आपको पेपर पैटर्न समझाना है। वैसे कई बच्चे जानते हैं, मैंने कई बार समझाया है, 8 में भी बताया है कि पेपर किस तरह से आता है बोर्ड में, क्योंकि आपका पैटर्न भी वही है। आपको उसी तरह से पेपर मिलेगा और सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है। 9th में जितने भी चैप्टर साहित्य सागर और एकांकी संचय में हाफ ईयरली में आ रहे हैं, वो सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। उसके अनुसार आपने प्रश्नोत्तर भी किए हैं। तो बच्चों, अब आप अपनी स्टडी जारी रखिए, पढ़ते रहिए। मैं आपको पेपर का पैटर्न समझाती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न नंबर 1 जो आता है आपका, वो निबंध पर आधारित होता है। इसमें आपको चॉइसेस दी जाती हैं। इसमें आपको हर तरह की चॉइस दी जाती है। आपका जो निबंध आएगा उसमें आपको कोई समस्या आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है देश की, कोई समस्या दे देंगे, कोई करंट इश्यू दे सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पारिवारिक एक निबंध आता है उसमें, या फिर कोई वातावरण से ले लेते हैं, पर्यावरण से ले लेते हैं, प्रदूषण से ले लेते हैं, पॉल्यूशन से ले लेते हैं, और हर तरह की चॉइस उसमें आती है। एक पिक्चर कंपोजिशन भी उसी में आता है और एक सूक्ति पर आधारित क्वेश्चन उसमें आता है। 15 नंबर का ये निबंध होता है आपका। आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो ही आपको 15 में से कुछ मार्क्स मिलेंगे। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है कि खाली निबंध ही नहीं लिखना होता, उसमें कोटेशन भी लिखनी होती है। उसमें आप कोई सूक्ति भी लिख सकते हैं, उसमें कोई अपनी कहावत भी लिख सकते हैं, जो विद्वानों की कहावतें होती हैं वो भी लिख सकते हैं। इससे बच्चों क्या होता है कि आपका निबंध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। उसकी लैंग्वेज कैसी है उसी के आधार पर आपको बोर्ड में भी नंबर दिए जाते हैं। और हम लोग भी आपकी लैंग्वेज ही देखते हैं कि आप कितना उस निबंध के मैटर को, उस निबंध के विषय को आपने किस हद तक छुआ है। उसके सारे पॉइंट्स जो हैं आपको टच करने हैं। जितना भी आपके क्वेश्चन में दिया है सबको आपने टच करना है, कुछ भी पार्ट छोड़ना नहीं है। और हर समस्या से रिलेटेड, हर निबंध से रिलेटेड आपको सूक्ति, कोटेशन, कहावत सब कुछ लिखना है उसमें। ठीक है बच्चों। और जो आपका इसमें सूक्ति पर आधारित क्वेश्चन आता है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी सूक्ति दी गई है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी सूक्ति है कि अच्छे मित्र की पहचान दुख के समय में ही होती है। मान लो ये आगे आपको कहावत और बोला है कि इसको आधार बनाकर आप कोई मौलिक कहानी लिखिए। तो पहले आपको उसका मीनिंग लिखना होगा कि अच्छा मित्र क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है। फिर आप अपनी कहानी को शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको सूक्ति का जो है मीनिंग डिफाइन करना होता है, तब आपको नंबर मिलते हैं उसके अलग से। सबसे पहले आपने सूक्ति उतारी, या सांझ को आँच नहीं, मान लो यही सूक्ति आ गई, तो आपको पहले इसका अर्थ स्पष्ट करना है कि सांझ को आँच नहीं का मीनिंग क्या होता है। उसका मीनिंग लिखने के बाद आप अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। कहानी में बहुत सारी कहावतें डालेंगे, कोटेशन डालेंगे, अपने से बना के भी डाल सकते हैं, जो आपको याद है उससे भी डाल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पिक्चर कंपोजिशन। बच्चों, जब भी आप पिक्चर कंपोजिशन अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको पिक्चर का डिस्क्रिप्शन देना होगा। उसके मार्क्स आपको अलग से दिए जाते हैं। पहले आप बताएंगे कि पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको बतानी है कि पिक्चर में ये भी दिखाई दे रहा है, ये चित्र एक चिड़ियाघर का है, या ये चित्र एक नदी का है, या ये चित्र एक पहाड़ का है। इसमें ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले आपका ये वाला पैराग्राफ आएगा। उसके बाद से आप अपनी कहानी शुरू करेंगे, क्योंकि इसके अलग अलग मार्क्स बोर्ड में भी दिए जाते हैं और हम भी ऐसे ही देते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन 15 नंबर का। 15 में से 15 या 15 में से 14 उसी बच्चे को मिलते हैं जिसका निबंध बहुत ही प्रभावशाली होता है, जिसकी भाषा जो है बहुत ही अच्छी होती है, जिसने बहुत सारी कोटेशंस उसमें लिखी हैं और बड़े अच्छे से निबंध को हाईलाइट किया है। कोटेशंस को उसने बिल्कुल अच्छे से आउटलाइन किया है और उसमें प्रस्तावना उसकी अलग दिखाई पड़ रही है, विषय उसका अलग ही नज़र आ रहा है, उपसंहार निष्कर्ष जो है उसका वो अलग ही दिखाई दे रहा है। उसी बच्चे को निबंध में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है निबंध में मार्क्स मिलना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपका आता है पत्र का। पत्र जैसे आपको पता ही है, 2 प्रकार के पत्र होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। इसमें दोनों ही प्रकार के पत्र आपको दिए जाते हैं। इसमें आपको चॉइस दी जाती है, चाहे तो आप अनौपचारिक पत्र अटैम्प्ट करें, चाहे तो आप औपचारिक पत्र अटैम्प्ट करें। इसमें भी
आपके अलग अलग मार्क्स निर्धारित होते हैं कि आपने विषय लिखा है औपचारिक पत्र में कि नहीं लिखा है, आपका पता कहाँ पर अंकित है, दिनांक आपने सही लिखी है कि नहीं लिखी है, और आपने जो अनौपचारिक पत्र अगर यदि आपने अटेम्प्ट किया है तो उसमें आपने अभी संबोधन सही लिखा है कि नहीं लिखा है, बड़ों के लिए क्या लिखा है, छोटों के लिए क्या लिखते हैं और साथ वाले के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि आपकी बुक में चार्ट द्वारा आपको समझाया भी गया है और मैं भी कक्षा में आपको कितनी बार बता चुकी हूँ। तो इसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और पत्र की जो भाषा है वो भी बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए। पत्र बहुत महत्वपूर्ण एक आपका पार्ट है आपके पेपर का, तो पत्र की भाषा भी बहुत ही शोभनीय होनी चाहिए। कहीं पर भी उसमें अपशब्द या अपभाषा का प्रयोग नहीं करना है। आपको अच्छे से अपने पत्र को डिफाइन करना है, जो भी चीज़ उसमें पूछी गई है आपको उसको अच्छे से स्पष्ट करना है और अंत में उसको अच्छे से स्वरूप देना है, तभी आप अपने पत्र में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। कक्षा में मैंने आपको पत्र समझाया था, फिर भी आप अपनी बुक में देखिए पत्र बहुत अच्छे से समझाया गया है। अनौपचारिक पत्र का भी डिस्क्रिप्शन बड़े अच्छे से दिया गया है कि किसके लिए आपको कौन सा अभिवादन लिखना है। अब आपका बच्चों जो थर्ड पार्ट आता है आपका, वो आता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज, ये भी आप कई कक्षाओं से करते चले आ रहे हैं, लेकिन बोर्ड में जो है यह 10 नंबर का आता है, 9th में भी वैसे ही है, 10 नंबर का आता है। इसमें बच्चों आपको 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन 5 प्रश्न दिए जाते हैं इसमें। और 2 नंबर आपको कब मिलते हैं? 2 नंबर आपको तब मिलते हैं जब उस प्रश्न में पूछी गई दोनों बातों को आपने अच्छे से स्पष्ट किया है, या कोई 2 बात आपने लिखी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो आपका कोई अनसीन पैसेज है, उसका पहला प्रश्न है राजा ने राज्य में क्या घोषणा करवाई और क्यों। ठीक है, राजा मतलब अनसीन पैसेज का एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ कि एक प्रश्न है कि राजा ने राज्य में क्या घोषणा करवाई और क्यों। तो इसमें 2 नंबर बच्चों आपको कब मिलेंगे कि पहले तो आप ये स्पष्ट करोगे कि उसने क्या घोषणा करवाई, ठीक है, और दूसरा उन्होंने जो पूछा है क्यों, तो दूसरा आपको ये बताना है कि उसने यह घोषणा करवाई तो क्यों करवाई। जब आपने ये दोनों बातें उसमें स्पष्ट की होंगी तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। मान लो किसी बच्चे ने एक ही बात लिखी कि उसने क्या घोषणा करवाई, तो उसको एक ही नंबर मिलेगा, दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो लास्ट का क्वेश्चन आता है इसमें, इस गद्यांश से मिलने वाली शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है किसी अनसीन पैसेज में कि इस गद्यांश से आपको क्या शिक्षा मिलती है, या इस गद्यांश से मिलने वाली शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों आपको उस गद्यांश से मिलने वाली 2 शिक्षाओं को स्पष्ट करना है। आप अगर 2 शिक्षा लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, एक शिक्षा लिखेंगे कोई तो एक ही नंबर आपको मिलेगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि आपको 2 शिक्षाएं लिखनी है। चाहे तो आप उसको पॉइंट डाल के लिखिए 1-2 करके, चाहे आप उसको आपने सब्जेक्ट के तौर पे लिखिए, मतलब जैसे आप वर्णन करते हैं वैसे लिखिए, लेकिन कोई 2 शिक्षा आपको लिखनी है, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये है आपका अनसीन पैसेज। अब जो 4th क्वेश्चन इसमें आता है वो है आपकी व्यवहारिक व्याकरण, मतलब जो व्याकरण आपके व्याकरण पर व्यवहारिक व्याकरण है आपकी, मतलब पर्यायवाची, विलोम शब्द, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और शुद्ध अशुद्ध हो गए आपके, ये सब इसमें आपके आते हैं। मुहावरे हो गए आपके, लोकोक्तियाँ हो गई, ये सब इसमें आपके आते हैं 1-1 नंबर के, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके लर्निंग से ही होंगे। अगर आपने लर्न किया होगा तो आप इसके जवाब अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपके पूरे मार्क्स 8 में से 8 मार्क्स आने जरूरी हैं। ठीक है बच्चों, लर्न कीजिए और ये व्यवहारिक व्याकरण को भी तैयार कीजिए। तो ये था बच्चों आपका लैंग्वेज पार्ट। लैंग्वेज पार्ट समझ में आया कि पेपर में कैसे आएगा, मतलब पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब जो भी आपके सिलेबस में है वो आपका आएगा, वो आपको लर्न करना है। सिलेबस आपको मिल जाएगा, उसके अनुसार ही आप जो भी दिया है सिलेबस में, शुद्ध अशुद्ध, अनेक शब्दों के शब्द, वो आप लर्न करिए। उसके बाद जब ये लैंग्वेज पार्ट पूरा हो जाता है, उसके बाद आपका आता है लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट में आपको शुरू में इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि दोनों पुस्तक से आपको, दोनों पुस्तक जो आपकी साहित्य सागर की पुस्तक है और जो आपकी एकांकी संचय की पुस्तक है, इस पर आपको दोनों पुस्तक से प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्न आपके साहित्य सागर से आते हैं और 3 प्रश्न आपके एकांकी संचय से आते हैं। तो हर एक पुस्तक से आपको एक प्रश्न करना अनिवार्य होता है, मतलब एक प्रश्न आपका साहित्य सागर से होना चाहिए और एक प्रश्न आपका एकांकी संचय से
होना चाहिए। अब टोटल आपको 4 प्रश्न करने हैं, टोटल 4 प्रश्न करने हैं। एक एक आपने दोनों पुस्तक से करना ही करना है, मतलब ये नहीं कि आप 3 प्रश्न इसके कर दें और एक प्रश्न आप छोड़ ही दें एकांकी संचय, मतलब 4 आपने टोटल किए ही नहीं। तो आपने एक प्रश्न यहाँ से करना है, एक प्रश्न पुस्तक से करना है, और बाकी के 2 प्रश्न जो आप करेंगे, 2 तो ये हो गए आपके, बाकी के जो 2 प्रश्न आप करेंगे वो आपकी इच्छा है, चाहे वो आप एकांकी संचय से करें, चाहे वो आप साहित्य सागर से करें, ये आपकी इच्छा है। कई बार बच्चों बोर्ड में बच्चे बहुत गलती करते हैं ऐसे अटैम्प्ट करने में, और वो दूसरी बुक जो है अटैम्प्ट ही नहीं करते कभी कभी, और एक ही बुक से क्वेश्चन करके एक उनका छूट जाता है, 3 क्वेश्चन जो है वो एक ही बुक से कर देते हैं और एक उनका छूट जाता है, तो एकांकी संचय को कभी टच नहीं करते। तो इससे क्या है, उनको मार्क्स में दिक्कत होती है, उनके मार्क्स जो है कट जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको एक प्रश्न जो है पहले साहित्य सागर से, तो एक प्रश्न जो आपको एकांकी संचय से, और बाकी के 2 आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये है बच्चों आपका पेपर पैटर्न, इसके अनुसार आप समझिए। और मैंने जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आपको फिर भी मेरे बताए द्वारा समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके व्याकरण की पुस्तक के पीछे आपके कुछ हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं, उनको देखिए, पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और अब जो मैं आपको गृह कार्य दूंगी, क्योंकि आपका साहित्य का जो सिलेबस है वो तो कवर हो चुका है, आपका पूरा हो चुका है, तो मैं आपको लैंग्वेज से रिलेटेड ही आपको कुछ होमवर्क दूंगी, चाहे मैं पत्र दूँ, चाहे मैं ऐसे दूँ, चाहे मैं सूक्ति पर आधारित कोई आपको कहानी लिखने को दूँ। तो बच्चों आप उसको उसी तरह से करिएगा जैसे आप एग्ज़ाम में करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो मैंने आपको बताया कि ऐसे किस तरह लिखना है, पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, और अनसीन पैसेज में आप किस तरह से प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगले वीडियो में भी मैं आपको कुछ न कुछ पुनरावृत्ति करवाने का प्रयास करूँगी। ओके।